खबरों में बने रहने के लिए यूट्यूब पे लाइव शिवट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए। तो आज का चर्चा का विषय है कि सुगौली संधि क्या है। इस संधि की पूरी जानकारी हम विस्तार से जानेंगे और सीमा विवाद में भारत और नेपाल दोनों इस संधि को आधार बनाते हैं। जब भी सीमा विवाद हुआ है भारत और नेपाल के बीच, तो नेपाल बोलता है कि भारत सुगौली संधि को भूल रहा है और भारत बोलता है कि नेपाल सुगौली संधि को भूल रहा है। तो आइए जानते हैं इसको विस्तार से कि आखिर सुगौली संधि है क्या, जिसे दोनों दोस्त एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि ये सुगौली संधि को भूल रहे हैं। तो बढ़ते हैं, विस्तार से जानेंगे कि सुगौली संधि आखिर चर्चा में क्यों आया, क्यों ज़रूरत पड़ी इसको बताने की कि आज सुगौली संधि की शर्तें क्या हैं, उसकी मांगें क्या हैं, क्यों दोनों देशों के बीच विवाद होता है। तो सबसे पहले भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद अचानक गहरा गया है। किस चीज़ को लेकर गहरा गया है? जब 10 दिन पहले हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख दर्रे में इन्होंने एक सड़क का निर्माण किया था। उसके बाद नेपाल उस इलाके को बोल रहा है कि वो मेरा इलाका है, जो कि सुगौली संधि की वजह से हमें मिला है। नेपाल ने तुरंत इस राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया कि जो सड़क लिपुलेख दर्रे की तरफ बन रहा है वो नेपाल के क्षेत्र में आता है, जिसने दावा किया है कि सुगौली संधि के आधार पर उत्तराखंड में आने वाले 3 इलाके उसके हैं, जिस पर भारत का कब्जा है। हालांकि भारत नेपाल के बीच 54 इलाकों को विवादित बताया जाता है। अगला है हमारा, सुगौली संधि किसके किसके बीच हुई थी। तो हम जानते हैं विस्तार से किसके किसके बीच हुई थी, तो ध्यान से सुनिएगा। सुगौली संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई थी। जब 1814 से लेकर 1816 ईस्वी के दौरान ब्रिटेन और नेपाल राजा के बीच युद्ध हुआ था और युद्ध होने के उपरांत इस संधि को स्वीकार किया गया। अब ये संधि 2 दिसंबर 1815 ईस्वी को हस्ताक्षर किया गया इस संधि के ऊपर और 4 मार्च 1816 ईस्वी पर इस संधि के ऊपर मुहर लग गई। तो नेपाल की ओर से राजा गुरु गजराज मिश्र और कंपनी की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस बेड्रासा ने दोनों ही हस्ताक्षर किए इस संधि के ऊपर। तो संधि की प्रमुख बातें क्या हैं, हम चलिए देखते हैं आगे की तरफ। प्रमुख बातें क्या क्या हैं संधि की तरफ, तो हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1 बात, सुगौली संधि के आधार पे नेपाल के कुछ हिस्सों को ब्रिटिश भारत में शामिल किया गया और काठमांडू में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि को रखा गया, नियुक्त किया गया, ताकि वो ब्रिटिश काठमांडू के अंदर क्या एक्टिविटियाँ, क्या गतिविधियाँ हो रही हैं उसको ये देख रेख करेगा ब्रिटिश प्रतिनिधि। और ये बताया गया कि ब्रिटिश के सैन्य सेवा में गोरखाओं को भी भर्ती की अनुमति मिल गई। अगला पॉइंट है, संधि में ये साफ था कि नेपाल अब किसी भी सेवा में अमेरिका या यूरोपीय कर्मचारी को नियुक्त नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट है, सुगौली संधि के आधार पर नियंत्रण वाले भूभाग पर, अर्थात नेपाल के नियंत्रण वाले भूभाग का 1/3 हिस्सा ब्रिटिश में मिल गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिल गया। अर्थात आप इस तरह से कह सकते हैं कि नेपाल ने अपनी इस संधि के आधार पर अपना 1/3 हिस्सा गंवा दिया, जिसमें नेपाल के राजा द्वारा कई इलाके थे, जैसे सिक्किम ये पहले, उसके बाद कुमाऊँ, गढ़वाल, राजशाही और तराई के ऐसे बहुत क्षेत्र शामिल थे जो पहले नेपाल में थे, लेकिन इस संधि के अंतर्गत गंवा दिया गया। बाद में तराई भूमि का कुछ हिस्सा 1816 ईस्वी में पुनः नेपाल को लौटा दिया गया। अगला पॉइंट है 4 नंबर, फिर 1860 ईस्वी में तराई भूमि का एक और बड़ा हिस्सा नेपाल को 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को दबाने में ब्रिटेन की मदद करने के बदले लौटा दिया गया। जब हमारे भारत देश में 1857 ईस्वी की सिपाही विद्रोह थी, तो उस समय नेपाल ने ब्रिटिश को सहायता प्रदान किया था और इस सहायता को देखते हुए ब्रिटेन ने क्या किया, 1860 ईस्वी में तराई भूमि का एक और भाग उसे नेपाल को लौटा दिया और पुनः 1950 ईस्वी में एक नई संधि पर हस्ताक्षर हुई। अगला है पॉइंट 5 नंबर, दिसंबर 1923 ईस्वी में सुगौली संधि को शांति और मैत्री की संधि में बदल दिया गया कि यह एक शांति और मैत्री का संधि है। जब भारत आज़ाद हुआ तो 1950 ईस्वी में भारत और नेपाल के राणा शाही परिवार की एक नई संधि पर हस्ताक्षर किए।
जब भारत आज़ाद हो गया, ब्रिटिश लोग यहाँ से चले गए, तो 1950 ईस्वी में अब भारत और नेपाल के बीच, नेपाल के राणा शाही परिवार के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया, पुनः इस पे हस्ताक्षर किए गए। अगला पॉइंट देखते हैं। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है मिथिला का एक हिस्सा नेपाल में चला गया। जो मिथिला पड़ता है, मिथिला का एक हिस्सा नेपाल में चला गया। दरअसल 1805 ईस्वी में नेपाल ने भारतीय रियासतों से कई इलाके हड़प कर विस्तार किया था, और ये इलाका भारतीय राजाओं से पहले नेपाल राजा ने हड़प लिया था, जिससे नेपाल की पश्चिमी सीमा कांगड़ा के निकट सतलुज नदी पर पहुंच गई थी। जब नेपाल राजा आक्रमण किए थे तो वो पश्चिमी सीमा कहाँ तक पहुंची थी? कांगड़ा के निकट सतलुज नदी तक पहुंची हुई थी। और सुगौली संधि से भारत को अपने इलाके वापस मिल गए, क्योंकि ये पहले से ही सुगौली संधि पर दोबारा जब 1950 ईस्वी में भारत ने हस्ताक्षर, भारत और नेपाल ने हस्ताक्षर किए, तो दोबारा जो भी हड़पा गया था, जो भूमि था, वो पुनः नेपाल ने भारत को दे दिया। लेकिन इस संधि के चलते मिथिला क्षेत्र का एक हिस्सा भारत से अलग होकर नेपाल में चला गया, जो अभी नेपाल में उस मिथिला को बोलते हैं पूर्वी तराई या मिथिला कहा जाता है। इस संधि के तहत ही जो इलाके अब भारत में हैं वह उसके पास आ गए हैं, जिस पर नेपाल अपना दावा जता रहा है। उसी की वजह से बोल रहा है कि नेपाल कि यह मेरा इलाका है। इस संधि के अनुसार हमारे राजा ने इस पर अटैक करके इसे अपनाया था, लेकिन ये भूल रहा है कि संधि के तहत उसे पुनः वापस मिला था भारत को ये क्षेत्र। चलिए अगला बढ़ते हैं। कह रहा है कि आखिर संधि की सुगौली संधि की शर्तें क्या थीं? तो नंबर 1 शर्तें थीं, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हमेशा शांति और मित्रता रहेगी। नंबर 2, नेपाल के राजा उस सारी भूमि के दावों को छोड़ देंगे जो युद्ध से पहले दोनों राष्ट्रों के मध्य विवाद का विषय थे। ये क्लियर बताया गया शर्त था कि नेपाल के राजा उस सारे भूमि के दावों को छोड़ देंगे जो युद्ध से पहले दोनों राष्ट्रों के मध्य विवाद का विषय था। अर्थात जो विवादित विषय था वह बिल्कुल ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाएगा। इन भूमियों की संप्रभुता पर कंपनी के अधिकार को स्वीकार करेंगे। 3 नंबर शर्तें थी, नेपाल के राजा निम्न प्रदेशों को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे। अगर इस संधि के अनुसार देखें तो साफ यह लगता है कि नेपाल अब जिन इलाकों को विवादित का विषय बना रहा है वो कभी उनके साथ था ही नहीं। वो पहले ही भारत में थे, जिस पर नेपाल के राजा ने जब हड़पा तो विवाद पैदा हो गया। उसी के चलते युद्ध हुआ और इसमें नेपाल के राजा की हार देखना पड़ा। वैसे मैं आपको बता दूं कि कभी भी नेपाल किसी से हारा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये संधि बीच में हो गया था, जिसके सुगौली संधि के नाम से जाना जाता है। अगला टॉपिक है हमारा, संधि में आखिर क्या क्या तय हुआ था। तो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 बातें, काली और राप्ती नदियों के बीच का संपूर्ण तराई क्षेत्र जो अभी विवाद का विषय बना हुआ है। बताया गया है कि संधि के अनुसार भारत को सौंपे जाने वाले प्रदेश ये थे कि भाई संधि के अनुसार तय हुआ था कि भारत को ये जितने भी प्रदेश हैं वो सौंप दिया जाएगा, लेकिन अभी भी काली और राप्ती नदियों के बीच का संपूर्ण तराई क्षेत्र भारत को सौंपना था, लेकिन ये इलाका अभी विवाद का बना हुआ है। नंबर 2 क्या है, बुटवाल को छोड़कर राप्ती और गंडकों के बीच का संपूर्ण तराई क्षेत्र भारत को देना पड़ेगा। 3 नंबर, गंडकी और कोसी के बीच का संपूर्ण तराई क्षेत्र जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिकार स्थापित किया गया है, ये भी भारत को ही होना था। 4 नंबर है, मेची और तीस्ता नदियों के बीच का संपूर्ण तराई क्षेत्र, ये भी क्षेत्र इसका ही है। 5वां नंबर है, मेची नदी के पूर्व के भीतर प्रदेशों का संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र, साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र गोरखा सैनिकों द्वारा इस तिथि से 40 दिनों के भीतर खाली कराया जाएगा। ये बिल्कुल संधि में तय हुआ था कि ये इलाका भारत को सौंपे जाने वाले प्रदेश थे, लेकिन इस पे कुछ ऐसे इलाके हैं जो विवादित हैं और नेपाल इस पे दवा कर रहा है। 6ठा नंबर क्या बात है, नेपाल ने उन भरदारों और प्रमुखों
जिसके हित पूर्वगामी अनुच्छेद के अनुसार उक्त भूमि हस्तांतरण द्वारा प्रभावित होते हैं की क्षतिपूर्ति के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी 2 लाख रुपये की कुल राशि पेंशन प्रति वर्ष के रूप में देने को तैयार है, जिसका निर्णय नेपाल के राजा द्वारा लिया जा सकता है। 7 नंबर कह रहा है, नेपाल के राजा, उसके वारिस और उत्तराधिकारी काली नदी के पश्चिम में स्थित सभी देशों पर अपने दावे का प्रत्याग करेंगे और उन देशों या उनके निवासियों से संबंधित किसी मामले में स्वयं को सम्मिलित नहीं करेंगे। बिल्कुल ये संधि में बिल्कुल ही क्लियर था ये चीज़ें। 8 नंबर कह रहा है पॉइंट, नेपाल के राजा सिक्किम के राजा को उनके द्वारा प्रशासित प्रदेशों के कब्जे के संबंध में कभी परेशान करने या सताने की किसी भी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। यदि नेपाल और सिक्किम के बीच कोई विवादित होता है तो उसकी मध्यस्थता ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ब्रिटिश सरकार की सहमति के बिना किसी भी ब्रिटिश, अमेरिकी या यूरोपीय नागरिक को अपनी किसी भी सेवा में ना तो नियुक्त करेंगे और न ही उसकी सेवाओं को बनाए रखेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं संधि के बाद आखिर क्या हुआ, सुगौली संधि के बाद क्या हुआ। तो बता रहा हूँ आपको, दिसंबर 1816 ईस्वी में नेपाल को मेची नदी के पूर्व और महाकाली नदी के पश्चिम के बीच का तराई क्षेत्र वापस लौटा दिया गया। संधि के बाद ये चीज़ें पुनः नेपाल को लौटा दिया गया। जो अभी मेची नदी है वो नेपाल में ही पड़ता है। एक भूमि सर्वेक्षण के द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच का सीमा तय करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। हालांकि इसको दोनों देश के बीच आज़ादी के बाद ही स्पष्टता नहीं बन सकी है। हालांकि इन इलाकों पर भारत का कब्जा अभी भी बना हुआ है। तो ये सब थी हमारा सुगौली संधि के बारे में पूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूँ कि ये सुगौली संधि आपको पूर्ण रूप से जानकारी हुआ होगा और ये भी जानकारी हुआ होगा कि कौन कौन से क्षेत्र जो पहले भारत के थे पुनः उन्हें नेपाल को दे दिया गया और जो क्षेत्र नेपाल के थे, जो क्षेत्र नेपाल ने भारत से हड़पे थे वो पुनः भारत को दे दिया गया। लेकिन अभी भी उस हड़पे हुए क्षेत्र पर जो भारत को संधि के अनुसार मिल गया था तो उस क्षेत्र पे अभी भी वह नेपाल अधिकार जमा रहा है, जिसमें हमारा लिपुलेख दर्रा, जिसमें सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, उसको अपना बता रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, अंत तक देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा ये सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जानकारी दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका कोई भी ऐसा नया चीज़ आपको पहले प्राप्त हो